तो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस बेसिस पर आपके जो मटेरियल हैं वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो पहले पढ़ लेते हैं हम कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किस में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उनके थ्रू चार्ज फ्लो हो जाता है। क्या फ्लो हो जाता है? चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे मटेरियल्स जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं कंडक्टर्स के? एग्जाम्पल्स है जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। करीब करीब सभी मेटल्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। मिनरलाइज्ड यानी मिनरल युक्त पानी, हाँ, ह्यूमन बॉडी, कुछ नॉन मेटल्स भी जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बना होता है। ये सारे क्या है मेरे पास? कंडक्टर्स हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। फटाफट डाल लो बेटा। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? देखिए, इंसुलेटर्स का बिहेवियर जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है कंडक्टर्स के मुकाबले में। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। दोबारा समझिए, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता अगर आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर इनके थ्रू जो है करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जांपल्स हैं जैसे वुड हो गया, ठीक है, ड्राई लीव्स हो गई, पेपर हो गया, डायमंड हो गया, माइका हो गया, वैक्स हो गया, रबर, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स, ज़्यादातर प्लास्टिक्स, प्योर वाटर, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? इंसुलेटर्स हैं। तो फटाफट डाल लो इंसुलेटर्स। तो कंसेप्ट ऑफ फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो हम कंडक्टर्स लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास कैसे हो जाता है, कैसे फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर का वायर ले लिया, मैंने पीस ले लिया, एक वायर है मेरे पास, कनेक्टिंग वायर से कॉपर वायर है। समझ लीजिए, पहले इसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स हैं। ये एटम्स हैं इसके, मैंने अभी दूर दूर दिखाए हुए हैं, काफ़ी पास पास होते हैं। ये एटम है कॉपर का। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है?
रूम टेम्परेचर है या थोड़ा सा अबव टेम्परेचर पे, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके शेल को छोड़ देते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा समझ लीजिए, जो भी कंडक्टर होता है उसके जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी शेल को छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? फ्री। और कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पे जो इनके बीच में गैप होता है, एटम्स के बीच में जो गैप होता है, यहाँ चले जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री चार्जेस। क्या कहा जाता है? फ्री चार्जेस। ठीक है। अब क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया या एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एटम कैसा बन गया? कटायन बन गया। क्या बन गया? तो एटम जो है वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी एटम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कटायन बन गया। ठीक है। अब ये जो कटायन होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। कौन? कटायंस। हैवी होते हैं काफ़ी, ये खाली क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट। इसलिए इन कटायंस को हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। क्या कहते हैं? बाउंड चार्जेस। इनका नाम एक और होता है इमोबाइल चार्जेस। ठीक है। इमोबाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। वहीं पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे या फ्री चार्जेस थे, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए या फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है। अब अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको डायरेक्शन मिल जाएगी और ये ड्रिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? ड्रिफ्ट। किसकी तरफ ड्रिफ्ट करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ ड्रिफ्ट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता था बताओ? प्लस से माइनस जाता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे और अपने साथ क्या कैरी करते ले जाएंगे? चार्जेस कैरी करके ले जाएंगे। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको फ्री चार्जेस कहते हैं। वहीं पर जो कैटायंस बन गए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी भारी होते हैं, वो अपनी पोजीशन में सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते हैं, इनको हम कहते हैं बाउंड चार्जेस या इमोबाइल चार्जेस। और जो कंडक्टर्स होते हैं जनरली मेटल्स या मेटालिक कंडक्टर्स, इसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बाउंड चार्जेस के कारण कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज फ्लो होता है। किसमें? कंडक्टर्स, और वो भी मेनली कौन से कंडक्टर्स? मेटालिक कंडक्टर्स। हम सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात जानेंगे इंसुलेटर में क्या होता है। ऐसा पहले से उतार लीजिए। तो इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इंसुलेटर के जो, मान लीजिए इंसुलेटर है मेरे पास कोई, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पकड़ न्यूक्लियस से बहुत अच्छी होती है, यानी न्यूक्लियस उनको अच्छी तरह से बांध के रखता है अपने साथ। क्या करके रखता है? बांध के, यानी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी अपनी शेल को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। दोबारा समझ लीजिए, न्यूक्लियस की पकड़ है भारी वाले इलेक्ट्रॉन्स में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन पर न्यूक्लियस की पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी, मतलब ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली इतनी हाई एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए अगर रूम टेम्परेचर हमने रखा भी है तब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरह के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी नो फ्री चार्जेस एंड नो बाउंड चार्जेस। ना ही बाउंड चार्जेस होते हैं, ना ही क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। तो अगर आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे भी ना, तब भी नो फ्लो होगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को कैरी करने वाले ही कोई नहीं है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही कटायंस हैं।
ठीक है भाई, कटायन तो जब ही बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकल रहा तो कटायन कैसे बनेगा। तो ना ही फ्री चार्जेस हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही बाउंड चार्जेस हैं, दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो चार्ज फ्लो, चार्ज को कैरी कौन करवाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। तो रीज़न ही क्या है इंसुलेटर्स का कंडक्टिविटी ना दिखाने का, इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड रहते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाउंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। और इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए। और इसमें साथ के साथ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको डाइइलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइइलेक्ट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर आपने इंसुलेटर को, जैसे इंसुलेटर है, कोई चार्ज दिया तो ये चार्ज अपनी बॉडी पर रिटेन कर लेते हैं, रिटेन मतलब फैला लेते हैं। इंसुलेटर्स को अगर आपने कोई चार्ज दिया है तो वो अपनी बॉडी पर रिटेन मतलब संभाल लेते हैं, रख लेते हैं। कौन, इंसुलेटर्स, इसलिए इनको डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। तो वहीं पर जो कंडक्टर्स होते हैं उनको नॉन इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स को अगर आप कोई चार्ज दोगे तो वो अपनी बॉडी पर रिटेन नहीं करते हैं बल्कि उसको फ्लो करा देते हैं। अगर कंडक्टर्स को आप कोई चार्ज दोगे तो वो अपनी बॉडी पर रिटेन नहीं करेंगे बल्कि उसको डिसमिस कर देंगे। क्या कर देंगे, डिसमिस। इसलिए कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। वहीं इंसुलेटर्स को क्या कहा जाता है, डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि उनको चार्ज अगर आप दोगे तो अपनी सरफेस पे क्या कर लेंगे, हेल्ड कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, रख लेंगे उसको अपनी सरफेस पे। ठीक है, उतार लो बेटा फटाफट। तो अब हम जानेंगे कि जब हम कंडक्टर्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है, या कौन कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके साथ उस वक्त जुड़ी होती हैं जब उस कंडक्टर को आप किस में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। मान लीजिए ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने किसी कंडक्टर को रख दिया, किसी कंडक्टर को आपने किस में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसका बिहेवियर क्या होगा उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ये है कि अगर आपने किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 inside द कंडक्टर, जिसको आपने किस में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कैसे है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ दोबारा समझ लीजिए, जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कैसे होती है देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, तो किधर से किधर जाएगा, प्लस से माइनस जा रहा है। ठीक है, ये कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने एक कनेक्टर रख दिया। अब इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को इसमें रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। किधर भागेंगे, इधर भागेंगे, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और यहाँ पे स्टोर होने लगेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, जैसे ही आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ भागेंगे और इस एंड पे आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में या कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते रहेंगे, कहाँ से, राइट से लेफ्ट, और यहाँ पे एक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा।
कैसा, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस, ये वाला, ये लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, EI, ठीक है, प्लस से माइनस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे वैसे वैसे इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और एक समय बाद जाके ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के बराबर हो जाएगा। ये वाला जा रहा है इधर से इधर, वो जा रहा है उधर से उधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड बराबर 0। दोबारा समझ लेते हैं। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, इसमें मैंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब जैसे मैं कंडक्टर को प्लेस करूंगा, कंडक्टर के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, तो किधर की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ। तो यहाँ से यहाँ आने लगेंगे, सारे लेफ्ट साइड पे इकट्ठे होने लगेंगे। कहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे, लेफ्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस। अब आप देखेंगे चार्ज सेपरेशन हो गया, क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन। तो एक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर के अंदर सेट हो जाएगा, जो कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस इधर जाते रहेंगे EI की वैल्यू बड़ी होती रहेगी, और जब EI की वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो आपने देखा कि जब भी आप किसी कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। किसी भी कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये मेरी पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, फटाफट उतार लो बेटा। देखिए बेटा, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी जो है वो है कि जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। प्रूफ क्या है इस बात का, तो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, मान लेते हैं ये लाल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इस तरह से है, ठीक है, नॉन परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक इधर मान लीजिए EX हो गया और एक ऐसे टेंजेंशियल, ये क्या हो गया, EY हो गया। जो EY है वो चार्ज, जो भी चार्ज होगा इसकी सरफेस पे, किसकी, कंडक्टर की, उसको क्या करा देगा, फ्लो करा देगा। क्या करा देगा, फ्लो। यानी जो भी यहाँ पे चार्ज होगा उसको फ्लो करवा देगा ये कौन, ये वाला कंपोनेंट, और आपका लोकल करंट सेट हो जाएगा किस पे, कंडक्टर की सरफेस पे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कोई लोकल करंट सेट नहीं होता कंडक्टर की सरफेस पे। इससे ये साबित होता है कि EY होता ही नहीं है। क्या साबित होता है, EY होता ही नहीं है। और EY कब नहीं होगा, जब E जो है आपका क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। किस पे होगा, 90 डिग्री पे। फटाफट डाल लो। तो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई नेट चार्ज नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हमेशा उसकी सरफेस पे रहेगा। किस पे रहेगा, सरफेस पे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये चार्ज कंडक्टर है एक, अब आपको पता है चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है। और सरफेस पे कहाँ होगा, बाहर की तरफ, सॉरी बाहर होगा या अंदर होगा, डिपेंड कर रहा है कैसा चार्ज दिया आपने, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर।
अंदर कितना होगा, 0 होगा। हम इस बात को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो हमेशा कहाँ पे रिसाइड करेगा, सिर्फ सरफेस पे। कहाँ पे, सरफेस पे। तो प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, बिल्कुल इसके अंदर। कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, अंदर ले लिया है। अब आप देखेंगे इस गॉसियन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जो फ्लक्स जुड़ा होगा, दुआ समझिए, बिल्कुल अंदर की तरफ थोड़ा सा दूर हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है। क्या सरफेस, गॉसियन। अब इस गॉसियन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए, क्योंकि ई की वैल्यू 0 है। अब आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ। और फाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी गॉसियन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। और गॉसियन सरफेस कहाँ थी, कंडक्टर के जस्ट अंदर थी। दोबारा समझते हैं, कंडक्टर के जस्ट अंदर हमने एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम की है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है उसको हम निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है वो होता है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या है, 0 है अंदर की तरफ। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो गॉस लॉ से आप रखेंगे फाई की वैल्यू 0, तो क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। यानी अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। उतार लो बेटा। तो देखो बेटा, अगली हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट अप टू द सरफेस। तो देखिए मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल लेंगे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगी। कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, सरफेस तक। यानी यहाँ पे वी पोटेंशियल है, 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 यहाँ पे भी वी पोटेंशियल है, ठीक है। यानी चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और कहाँ तक सेम रहेगी, सरफेस तक सेम रहेगी। अब प्रूफ देखते हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या है, 0 होता है, इतना तो पता है ना। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी आर, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो कंडक्टर के अंदर कितनी है, 0 है। तो यहाँ से आपका माइनस डी बी अपॉन डी आर आता है, और यहाँ से आपका निकल के आता है डी बी बराबर 0। यानी चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है। और आप कह सकते हो वी बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा पोटेंशियल में तो वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक, सरफेस के अंदर तक क्या होता है, 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। कब तक, सरफेस तक। कब तक, सरफेस तक। फटाफट उतार लो बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज कंडक्टर के सरफेस चार्ज डेंसिटी के। द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं हम। तो मान लीजिए हमारे पास एक इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। एक इरेगुलर सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक है। इसका एक छोटा सा सर्कुलर एरिया ले लिया मैंने,
डेल्टा एस, कितना ले लिया, डेल्टा एस, ठीक है। और इस पे एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया मैंने जिसको पिल बॉक्स कहते हैं, छोटा, बहुत छोटा, ऐसा छोटा सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत कम है, उसका आधा हिस्सा ऊपर निकल रहा है और आधा हिस्सा सिलेंडर के अंदर है, सॉरी सरफेस के अंदर है, जो भी कंडक्टर है उसकी सरफेस है, ये तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसकी सरफेस है, उस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया मैंने लिया है डेल्टा एस, उसी एरिया पे मैंने एक सिलेंडर खड़ा किया है जिसका आधा हिस्सा सिलेंडर का सरफेस के ऊपर है, आधा हिस्सा सिलेंडर कहाँ है, सरफेस के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी कितना हो गया, डेल्टा एस। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एरिया के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस एरिया जो था सरफेस का इस वाले, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस वाले हिस्से के लिए जो अंदर था, 0, क्योंकि वो तो सरफेस के अंदर था, और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर की सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो ये हिस्सा तो खारिज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण बन रहा है, सिर्फ इस हिस्से के कारण बन रहा है। किसके कारण बन रहा है, ये ऊपर वाला सर्कुलर हिस्सा, और इस पूरे बॉक्स को हम पिल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिल बॉक्स। एक गॉसियन सरफेस है, क्या सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और हमने इस तरह से डिज़ाइन करी है, इस तरह से ड्रॉ करी है कि उस पिल बॉक्स का आधा हिस्सा सरफेस यानी कंडक्टर के अंदर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और आधा हिस्सा कहाँ है, ऊपर है। तो जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला, इसके कारण आपका फ्लक्स होगा, क्या होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डी एस। और फ्लक्स बराबर क्या होता है, गॉस लॉ से Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे डेल्टा है, सॉरी, ठीक है। अब आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना लिया था हमने, डेल्टा एस। खाली इतने के लिए, खाली इस सर्कुलर एरिया के लिए हमारे पास चार्ज Q है, जिसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर यूनिट जो है एरिया कितना आपका चार्ज आ रहा है। तो आप समझ लीजिए किसी भी क्षेत्रफल के लिए जो हम चार्ज निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं उस एरिया से। तो सिग्मा इंटू एरिया आ गया, यहाँ पर रख दीजिए। डेल्टा एस कट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फटाफट डाल लो बेटा। तो देखिए लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज 0। जिस कंडक्टर को हमने किस में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इसके अंदर एक कैविटी है, किसी भी शेप साइज की हो सकती है, एक कैविटी है मेरे पास। ये आपका कंडक्टर हॉलो भी हो सकता है या सॉलिड है। तो देखिए कंडक्टर है जिसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और उसके अंदर एक खाली जगह है। कैविटी का मतलब होता है अंदर खोखल है, खाली जगह है। तो इस खाली जगह में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दोबारा समझ लीजिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है और उस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या उस कंडक्टर को चार्ज करते हो, तो उसके कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो फटाफट उतार लीजिए, इसमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको बता चुका था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है इसके अंदर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है और
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के क्या क्या यूजेस या एप्लीकेशन हो सकते हैं उसके बारे में जान लें। तो देखिए, अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कहाँ देते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, क्या है, कैविटी, खाली जगह है, तो उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी वहाँ पर उस कैविटी के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा होगा, कुछ भी चीज़ नहीं होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यानी ये फील्ड फ्री रीजन है। कैसा क्षेत्र है, फील्ड फ्री, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस कंडक्टर के अंदर हॉलो कैविटी है या स्पेस है, तो उस हॉलो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी उस स्पेस के अंदर, उस कैविटी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र को, इस तरह के क्षेत्र को हम, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता है, इस तरह की कैविटी को हम फैराडे केज कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे केज। और इस तरह के क्षेत्र का निर्माण करना, बनाना, क्या है, क्षेत्र का निर्माण करना, फैराडे केज को बनाना। फैराडे केज मतलब एक ऐसा क्षेत्र बना देना जहाँ पर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इस मेथड को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो दोबारा समझ लीजिए, वी नो दैट the electric field inside any cavity of conductor placed in external electric field is 0, which means that cavity region is free from electric influences. और इस तरह की कैविटी को हम क्या कहते हैं, फैराडे केज कहते हैं। ठीक है। द मेथड ऑफ मेकिंग any space or region free from electric influences is called electrostatic shielding. किसी भी क्षेत्र को, छोटा या बड़ा, उसको इस तरह से डिज़ाइन कर देना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम इसके मेन यूजेस या कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले इतना उतार लो बेटा। तो आइए अब एप्लीकेशन जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के क्या होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि ड्यूरिंग थंडरिंग एंड लाइटनिंग, जब बरसात हो रही हो बहुत तेज़ और बिजली कड़क रही हो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर बैठे रहें, जैसे कार की बॉडी होगी या घर के अंदर रहें। ठीक है। इट इज़ बेटर टू बी इनसाइड अ कार। To be inside a car rather than under a tree. ट्री के नीचे रहने से या खुले मैदान में रहने से बेटर है कि आप कार के अंदर रहें। किसके अंदर रहें, कार के अंदर। किसके अंदर रहें, कार के अंदर रहें।
क्यों? क्योंकि जब बिजली कड़केगी और गिरेगी तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कार के, लेकिन कार की बॉडी होती है मेटल की जनरली, अब तो यार प्लास्टिक की भी आने लगी है। कार की बॉडी मेटालिक होती है, तो ये एक कंडक्टर की तरह काम करेगी, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? 0 रहेगा। यानी अंदर का क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, उसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई। यानी जो अंदर कार के अंदर का क्षेत्र है वो एक फैराडे केज बन गया। क्या बन गया? फैराडे केज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है, और आपको किसी तरह का कोई बिजली का करंट वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो बात समझ लीजिए, जब थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो बेटर है कि आप कार के अंदर रहें, बजाय इसके कि आप किसी ट्री के नीचे खड़े हो जाएं जाके, या ओपन ग्राउंड में। जो वो ट्री के नीचे खड़े हो जाए ना, तो बिजली के करंट लगने का ऑर्डर रहता है, क्योंकि बिजली सीधे उन चीज़ों पे गिरती है जो जिनको अर्थिंग हो रखी होती है। तो बात समझ लीजिए, जब बरसात होती है और बिजली कड़क रही हो, तो बिजली वहाँ गिरती है उन बॉडीज़ पे गिरती है जिन बॉडीज़ की डायरेक्ट अर्थिंग हो रही हो ज़मीन से। और पेड़ सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं, पेड़ सीधे अर्थ से कनेक्ट होते हैं, तो जनरली पेड़ पे ही गिरती है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है आप कार के अंदर रहें, क्योंकि कार के अंदर का जो माहौल है वो फैराडे केज की तरह रहेगा और आपको अंदर किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होगी कार के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो डाल लो फटाफट इसको। सो सेकंड एप्लीकेशन है टू कीप सम सेंसिटिव कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस, मेटेलिक कैप्स आर पुट ओवर देम। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे टीवी वगैरह हो गई, और इनमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कंपोनेंट है मेरे पास, ये कंपोनेंट है, इसको मुझे फ्री रखना है। किससे? इलेक्ट्रिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री रखना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आएगा तो ढंग से काम नहीं करेगा। तो मैं कैसे फ्री कर सकता हूँ इसको? मैं क्या करूँगा, मेटल की एक कैप इसके ऊपर ढक दूँगा। किसकी कैप? मेटल कैप। मेटल कैप ढकते ही ये अंदर का क्षेत्र कैसा हो गया? फैराडे केज हो गया। क्या हो गया? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो जो अंदर का आइटम है, जो भी कंपोनेंट है, वो मेरा फ्री रहेगा। किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, और कोई डिस्टर्बेंस इसके काम में पैदा नहीं होगी। ठीक है, उतार लो बेटा।